फ्रेंड्स, एजुकेशनल चैनल बाय विजय कुमार पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए विराम चिन्ह का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको 6 विराम चिन्हों के बारे में बताए थे। आज हम 7वें विराम चिन्ह से आगे बढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। एक बार हम विराम चिन्ह को रिकॉल कर रहे हैं। विराम चिन्ह होता क्या है? लेखन कला को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बीच बीच में जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह 20 प्रकार के आपको बताए गए थे, जिसे हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ श्री कामता प्रसाद जी ने 20 प्रकार के विराम चिन्हों को बताया है, जिसमें उन्होंने विराम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष 19 को अंग्रेजी माना है। आइए हम लोग 7वां विराम चिन्ह पढ़ते हैं, जिसका नाम है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? कोष्टक चिन्ह वहां पे प्रयोग किए जाते हैं जहां पर किसी शब्द के बारे में और अधिक जानकारी देनी होती है, वहां पे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो समझ में आया? कोष्टक ये चिन्ह है, ये छोटा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, ये बड़ा ब्रैकेट कोष्टक है। आइए हम देखते हैं 8वां अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जहां पर किसी की बात को किसी भी शब्द को हाईलाइट करना हो, किसी शब्द पर विशेष ध्यान देना होता है, वहां पे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया है किस पे? गोदान पर किया गया है, इसलिए गोदान को इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह में रखा गया है। तो अवतरण चिन्ह ये होता है, ये इसकी पहचान है। तो ये देखिए, जहां पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया जिस शब्द को, उसे हम बोलते हैं अवतरण चिन्ह। आइए अब हम देखते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। नाम से स्पष्ट है ना, अपूर्ण, जो पूरा ही ना हो विराम, यानी कह सकते हैं जब किसी शब्द को अलग तरीके से दर्शाना हो, जब किसी शब्द को अलग तरीके से दर्शाना हो, दूसरे तरीके से कह सकते हो। यानी जैसे कि बात करें विज्ञान, अब विज्ञान को दूसरे तरीके से समझाना है, ये वरदान है हमारे लिए कि अभिशाप है। तो अलग तरीके से जब दर्शाया जाए तो उसे हम उपविराम या अपूर्ण विराम कहते हैं। अपूर्ण विराम का चिन्ह 2 बिंदी लगा दो, विसर्ग का, जिसे समझते हैं आप लोग। आइए अब हम लोग 10वां चिन्ह पढ़ते हैं, जिसका नाम है विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह का निशान है। ये ऐसे एक डैश पाई रहेगा, उसके ऊपर नीचे पहले ही बिंदी रहेगा शुरुआत में, इसे बोलते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी भी सूचना को दर्शाने के लिए, किसी भी विवरण को बताने के लिए इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको कह दिया जाए लॉकडाउन में निम्नलिखित का पालन करें, तो जब आपसे कहा जाएगा लॉकडाउन में निम्नलिखित का पालन करें, तो उसके आगे ऐसे बिंदी लगा दिया जाएगा और निम्नलिखित के नीचे कुछ निर्देश दिए जाते हैं, विवरण दिए जाते हैं। उन्हीं विवरण के बारे में आपको बताना होता है, इसीलिए विवरण चिन्ह वहां पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कहा जाए निम्नलिखित नियमों का पालन करें, निम्नलिखित नियमों का पालन करें। तो जब इसमें कहा जाएगा निम्नलिखित नियमों का पालन करें, अर्थात अभी इसका विवरण देना बाकी है। अभी देखिए विवरण चिन्ह है ना, इसका विवरण नीचे लिखा जाएगा यहाँ पे, तो उसी को कहते हैं विवरण चिन्ह। आइए हम लोग ग्रामा देख लेते हैं कि ग्रामा कौन सा होता है? पुनरावृत्ति सूचक चिन्ह। क्या? पुनरुक्ति क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये क्या होते हैं? ये वे सूचक होते हैं, जैसे ये पुनरुक्ति सूचक ऐसे ये होता है, निशान ऐसे होता है।
पुनरुक्त सूचक का ये चिन्ह है। इसका मतलब क्या होता है, किसी शब्द को ज्यों का त्यों नीचे दोबारा लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे मोहन दान देने की बात हो रहा है, मोहन ने कितना दान दिया, 1000 रुपया। इसी तरह से राम ने कितना दान दिया, 1000 दिया ना, तो 1000 ना लिख करके ऐसे लिख दिया जाता है, यानी ऊपर वाला ही लिखा गया है। इसी तरह से कह दिया जाए अरुण ने कितना दान दिया, 1000, तो मतलब सेम टू सेम ऐसे लिख दिया जाएगा। इसे बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी उपरोक्त को सेम टू सेम नीचे लिखने के लिए ज्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े, यानी कम समय में इसे उपरोक्त ऐसे बिंदी 2 चिन्ह लगा देते हैं जिसे हम पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 11वां की लोप चिन्ह, सॉरी कौन सा चिन्ह, 11वां हम लोगों ने पढ़ लिया ना। अब हम लोग देखते हैं 12वें को बोलते हैं ना लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, लाघव चिन्ह या संक्षिप्त चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, लाघव चिन्ह, 12वें की बात हो रही है। लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह क्या होते हैं, ऐसे 0 बी से बिंदी लगा होता है, जिसे बोलते हैं ना संक्षिप्त चिन्ह भी बोलते हैं। कौन सा चिन्ह, संक्षिप्त चिन्ह, संक्षिप्त चिन्ह बोलते हैं। ये क्या होते हैं, लाघव या संक्षिप्त चिन्ह, जहां पे किसी पूरे शब्द को पूरा ना लिख करके पहला शब्द लिख के पीछे 0 लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, उसे हम संक्षिप्त चिन्ह कहते हैं। जैसे बात करें डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, अब इस डॉक्टर को पूरा नहीं लिखा जाएगा, केवल ऐसे डा लिख के इसके पीछे बिंदी लगा दिया जाएगा, ये होता है लाघव चिन्ह। ये अभी बात किया जाए यहाँ पे डॉक्टर के बाद अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कहा दिया जाए प्रोफेसर, तो प्रोफेसर में क्या कर दिया जाता है आपको, प्रोफेसर। जब प्रोफेसर की बात होती है तो इसको लिख दिया जाएगा प्रो, बस। ये होता है लाघव चिन्ह। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये इसका प्रतीक है, ऐसे लिखा जाता है, पूरे शब्द को पूरा ना लिख करके पहला अक्षर लिख के बीच पीछे शून्य लगा दिया जाता है। तो ये 12वां हो गया। आइए हम लोग 13वां देखते हैं, जिसका नाम है, इस 13वें का नाम है लोप चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, ऐसे ऐसे बिंदी लगा रहता है। लोप चिन्ह ऐसे बिंदी लगा होता है, या आप ऐसे भी कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे प्लस लगा होता है, ऐसे भी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब किसी के द्वारा कुछ बात कही जाती हो लेकिन वाक्य पूरी ना कही जाती हो, यानी कुछ ना कुछ भाग शेष बचा लिया जाता हो, ना कहा जाता हो, बीच में शब्दों को छोड़ दिया जाता हो, उसे हम लोप चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपसे बात किया जाए टिकट ले जाऊंगा पर, जैसे कह दिया जाए टिकट ले जाऊंगा पर, अब इसके आगे ये कुछ कहेगा लेकिन क्या कर देगा, लोप कर देगा कुछ शब्दों को। अब क्या कर दिया, टिकट ले आऊंगा, ला जाऊंगा पर वापस नहीं आऊंगा, कह देगा, पर वापस नहीं आऊंगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बीच में लोप कर दिया गया है, इसीलिए बोलते हैं लोप चिन्ह। जहां पे बीच में किसी भी शब्द को लोप कर दिया जाए कुछ देर के लिए, छोड़कर, कुछ अंश छोड़कर, लोप कुछ नहीं किया जाता, वही चीज लिखना लेकिन थोड़ा सा छोड़ करके उसे बोलते हैं लोप चिन्ह। आइए जैसे अभी एक बात और देख लिया जाए, एक उदाहरण, मैं आऊंगा लेकिन, मैं आऊंगा लेकिन, क्योंकि पीछे थोड़ा डाट छोड़ दिया जाएगा, वहां नहीं जाऊंगा। मैं आऊंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा के बीच में डाट बिंदी लगा दिया जाता है, जिसे हम लोप चिन्ह कहते हैं। आइए हम लोग 14वां देखते हैं। 14वां में कौन सा होता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह है ये, दीर्घ उच्चारण
चिन्ह। ये क्या होते हैं? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह किसे कहते हैं? जिसपे यानी किसी शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता हो, ये है इसका पहचान। ऐसे क्या होता है? जब किसी शब्द के उच्चारण में ज्यादा समय लगता हो उसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। जैसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह में क्या बात करें? देवत, भूपति, मात्रा लगा करके आप समझिएगा, यानी जिस ऐसा वाक्य में किसी विशेष उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता हो उसे हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। देखिए उच्चारण जब करेंगे ना यहाँ पे डबल मात्रा, इसे बोलते हैं दीर्घ वर्ण, दीर्घ चिन्ह। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कराला, किसकी बात करें? कराला। आप देखिए कि रा और ला को पढ़ने में हमें ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि इसमें बिन मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए हमें दीर्घ उच्चारण चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह के लिए प्रतीक है और जहाँ पे ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। यानी जहाँ पे किसी शब्द को पढ़ने के लिए कम शब्द मतलब पहले की अपेक्षा ज्यादा समय लगता हो उसे हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं पांचवा हंस पद। कौन सा चिन्ह है? हंस पद। हंस पद चिन्ह क्या होता है? हंस पद चिन्ह की बात करें तो हंस पद चिन्ह कैसे लगा होता है? ऐसे लगा होता है, ऊपर ऐसे। ये होता है हंस पद का चिन्ह। ये क्या होता है? जब किसी वाक्यांश में कोई शब्द अथवा लिखने में छूट जाता हो। देखो हंस पद क्या होता है? जैसे हंस पद चिन्ह होता है जैसे ऊपर बिंदी ऐसे लगा होता है, यानी जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो बीच में कोई शब्द छूट जाता है और जब उसको हमें लिखना होता है तो बीच में उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैं घर, मैं के घर जाऊंगा। अब यहाँ पे बात कर दिया जाए मैं के घर जाऊंगा, किसके घर की बात कर रहे हैं? छूट गया ना। अब उसका नाम अगर लिखना हो तो यहाँ पे ऐसे बिंदी लगा देंगे, ऐसे इस चिन्ह लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे राम। तो अब हो जाएगा मैं राम के घर जाऊंगा। तो यही जो चिन्ह है ना, इसी चिन्ह को कहते हैं हंस पद। यानी जब कोई वाक्य को लिखना हो और बीच में कोई शब्द छूट जाए तो उसको लिखने के लिए उस पर ऐसे चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और ऊपर उसे लिख देते हैं, तो उसे हम हंस पद चिन्ह कहते हैं। और इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे त्रुटि हो गई थी, हमसे गलती हो गई थी, इसीलिए इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। आइए अब हम लोग 16वां देखते हैं जिसे तुल्यता सूचक कहते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह 16 में कौन सा है? तुल्यता सूचक चिन्ह। सूचक चिन्ह ये क्या होता है? तुल्यता सूचक चिन्ह होता क्या है? ये तुल्यता सूचक चिन्ह वह चिन्ह होता है जहां पे किसी की कहानी अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं लेख को। उद्धरण चिन्ह मतलब ये कौन सा तुल्यता सूचक की बात कर रहे थे हम। तो तुल्यता सूचक क्या होता है? तुल्यता सूचक किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता यानी समानता या बराबरी को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें तुल्यता का मतलब होता है ना, देखो नाम से स्पष्ट, तुल्यता मतलब तुलना करना होता है, जहां पे किसी शब्द की किसी के साथ तुलना किया जाता है। जैसे कह दिया जाए अशिक्षित, ये होता तुल्यता। अशिक्षित का मतलब क्या है? ये बराबर किसके होगा? अनपढ़ के, यानी पढ़ा लिखा नहीं है तभी तो अशिक्षित है। तो जहां पे किसी शब्द की तुलना किया जाए ये वाला चिन्ह बराबर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसे हम तुल्यता सूचक कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। जैसे कह दिया जाए 4 और 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8, बराबर है ना एक दूसरे के।
तुलना किया जा रहा कि 4 + 4 किसके बराबर होगा, 8 के। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17वां समाप्ति सूचक। कौन सी? समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा चिन्ह होता है? समाप्त सूचक चिन्ह होता है वह चिन्ह जिसका उपयोग लेख, कहानी अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, यानी यह सूचना यह दर्शाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह वह चिन्ह होता है जहां पे कोई कहानी, कोई पुस्तक समाप्त हो जाती है, यानी उस चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि इस कहानी का ये भाग समाप्त हो चुका है। उस चिन्ह को कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। और समाप्ति सूचक चिन्ह को कैसे दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। समाप्ति सूचक को ऐसे बिंदी ऐसे भी लिख देते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह है ये। तो समाप्ति सूचक चिन्ह का ये प्रयोग है। ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। समाप्ति सूचक चिन्ह कहां पे प्रयोग किया जाता है? जहां पे कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई भाग, कोई कहानी, कोई पुस्तक समाप्त हो जाती है, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ ये पूरा हो चुका है, नाम से स्पष्ट समाप्ति, तो उसे हम कहते हैं समाप्ति सूचक। ये इसका प्रतीक है। आइए अब हम लोग 18वां पढ़ते हैं, टीका सूचक। क्या बोलते हैं 18वें को? टीका सूचक। क्या पढ़ते हैं हम लोग? टीका सूचक। टीका सूचक क्या होता है? ऐसे वह चिन्ह जहां पर, टीका सूचक क्या होता है? वह चिन्ह जहां पर किसी भी, टीका सूचक किसे कहते हैं? टीका सूचक का मतलब होता है कि जहां पे कोई किसी शब्द को बीच में छोड़ दिया जाए उसे हम टीका सूचक बोलते हैं। जैसे ऐसे लगा दिया जाए डैश, ऐसे करके फिर यहाँ कर दिया जाए प्लस प्लस, यानी यहाँ पे उसके स्थान पे कोई टिक दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं टीका सूचक। ये है टीका सूचक का चिन्ह। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। टीका सूचक के बाद हम लोग पढ़ते हैं पाद चिन्ह। कौन से चिन्ह की बात करते हैं? पाद चिन्ह की बात करते हैं। तो पाद चिन्ह होता क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। 19वां है पाद चिन्ह, यानी ये भाग की तरीके से ये होता है पाद चिन्ह, यानी जब हमें किसी शब्द के बारे में लिखना होता है, यानी वह शब्द जिसके बारे में हमें आगे समझाना होता है वहां पे लिख दिया जाए, वहां पे चिन्ह बनाया जाता है पाद चिन्ह। जैसे कह दिया जाए कि रामायण, जैसे कह दिया जाए कि किसी पे टिप्पणी लिखना किसी शब्द पर, विज्ञान पे या किसी और पे, तो वहां विज्ञान लिख के ऐसे बिंदी लगा दिया जाए पाद का, उसी के बारे में लिखना है। आइए अब हम लोग 20वां पढ़ते हैं और वो ये इसका लास्ट होगा। तो 20वां क्या है? टोटल आपको 20 बताया गया है ना, तो 20वां हम आपको बताने जा रहे हैं। सॉरी, इसे पाद बिंदु कहते हैं और एक होता है पाद चिन्ह। यह है पाद बिंदु और जो 20वां होता है उसे कहते हैं पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे एक बस एक बिंदी लगा, ऐसे एक छोटा सा डैश लगा दिया जाता है। आप देखेंगे पाद चिन्ह ना संयोजक चिन्ह की तरह ही था, लेकिन वो इससे अलग है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बात ध्यान रखना, संयोजक चिन्ह और पाद चिन्ह में अंतर क्या है? दोनों का प्रतीक ऐसे ही होगा। संयोजक का भी ऐसे ही होता है, पाद चिन्ह भी ऐसे होता है, लेकिन पाद चिन्ह में हमें किसी के बारे में बताने के लिए, जैसे कोई शब्द हमें लिख दिया जाए, जैसे हमने कोई शब्द लिख दिया और फिर अभी उसके आगे लिखना है तो डैश करके नीचे लिख देते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी की डेफिनेशन बताना हो तो लिख देते हैं इसके अनुसार, फिर ऐसे डैश लगा के फिर नीचे लिख देते हैं, सॉरी ऐसे पाद चिन्ह लगा के फिर नीचे लिख देते हैं, ये तो होता है पाद चिन्ह। लेकिन जो डैश यानी संयोजक होता है वो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं
संयोजक चिन्ह या डैश चिन्ह। तो उम्मीद करते हैं पाद चिन्ह और संयोजक चिन्ह में आपको अंतर समझ में आ गया। इसी के साथ ये विराम चिन्ह का चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेडिंग के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।